अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 लेपन कॉर्ड से। तो इसके ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैं उनके अलग-अलग छोटी छोटी सी वीडियोस बना के डाल रही हूँ ताकि आसान रहता है समझने में। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट है फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो ईजी करके समझा है, तो वैसे मैं आपको पहले आसान तरीके से बता देती हूँ फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल होता है कैसे है। ठीक है, अब आपने जितने भी फॉस्फोलिपिड्स पढ़े हैं उसमें आपको ये तो पक्का पता है कि मैं एक तरफ इस तरह से करके ग्लिसरॉल लिखती हूँ और इधर दो फैटी एसिड्स होते हैं, इधर फॉस्फेट होती है और साथ में अल्कोहल होती है, फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, अब ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, तो इसके अंदर जो अल्कोहल जो भी होगी ना वो यहाँ पे इनोसिटोल होगी। ठीक है, अब जो इसका कार्बन 1 है ना, ग्लिसरॉल किस तरह का होता है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल है ना, इधर OH ग्रुप तीनों के साथ लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं ना, तो आपने पूरी करनी है। ठीक है, तो आप देखो ग्लिसरॉल के साथ जो पहले कार्बन पर है ना फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल में होता है स्टीयरिक एसिड, यानी 18 कार्बन वाला एक सैचुरेटेड एसिड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। सेकंड कार्बन पे एराकिडोनिक एसिड अटैच होता है, यानी कि 20 कार्बन वाला एक एसिड अटैच है। ठीक है, जो कि अनसैचुरेटेड है। और लास्ट पर ना हमारे पास फॉस्फेट बॉन्ड होता है और उसके साथ जो है ना वो इनोसिटोल है। अच्छा, इनोसिटोल का जो है ना जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये बेसिकली आप लोगों को याद करवाने के लिए लिखा है। ठीक है, याद ये इस तरह से होगा कि ये होता है 6 कार्बन की रिंग है, जैसे आपने बेंजीन का आप एक बनाया करते थे बचपन में, उसी तरह की एक 6 कार्बन की एक रिंग से आपने बनानी है। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं होती। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना कार्बन की 4 आपने वैलेंसीज पूरी करनी होती है ना। जो पहला कार्बन है ना वो ये होता है कि COOH वाला होता है। ठीक है, OH वाला होता है, सॉरी। तो उसके साथ जो है ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फॉस्फेट वाला। अब ये पहला कार्बन है। अब जो बाकी ये है ये सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और ये 6, ये इस तरह से इसकी काउंटिंग है। 6 कार्बन का ये रिंग है और 3 इसके अंदर OH होते हैं सेकंड, थर्ड और 6 पे, और तीनों रिंग के अंदर होते हैं। 4 और 5 पे फॉस्फेट लगा हुआ होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे ही मतलब कि आप लोगों को समझाने के लिए। अब ज़रा इधर आ जाएँ, तो ये इस तरह का एक्चुअल में होता है। ठीक है, कि ये ग्लिसरॉल है, 1 2 3 3 कार्बन वाला। फर्स्ट पे स्टीरिक एसिड अटैच है, सेकंड पे एराकिडोनिक एसिड अटैच है, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इनोसिटोल है। ठीक है, बस OH की लोकेशन याद कर लें, बाकी तो आपको पता है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है उसकी 4 नंबर पूरा करने के लिए कार्बन का। तो OH जो है वो रिंग के अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, और जो ये है हमारे पास ये 2 फॉस्फेट है ना, तो अब देखो ये फॉस्फेट की लोकेशन कहाँ पे है। मैंने आपको काउंटिंग बता दी कि ये पहला कार्बन वो है जो फॉस्फेट के साथ लगा हुआ है, तो 2 3, तो ये 4 5। ठीक है, ये क्या है 4 5 बिसफॉस्फोनेट है। ठीक है, चौथे और 5वें कार्बन पे लगा हुआ है ना, तो फिर हम ये क्या कहेंगे, ये सारा का सारा क्या बन गया, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। इनोसिटोल लगा हुआ है और ये पूरा जो ग्रुप है फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बन गया। और 4 और 5 पे हमारे पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 5 बिसफॉस्फोनेट। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फॉस्फेटिडाइल, ठीक है, इनोसिटोल बिसफॉस्फोनेट। ठीक है, अच्छा ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इन केस अगर आपको मतलब कोई पूछ ले तो। अच्छा, इसके अलावा ना ये होता है कि इसके ऊपर ना इन्होंने ये बताया हुआ है कि नेट नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जैसे फॉस्फेटिडाइल सीरीन पे था, वो इसलिए क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, ये तो ये नेगेटिव जो है ना चार्ज इसके ऊपर लेके आ रहे होते हैं। और इसमें ना एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि ना ये आपकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक इसका आउटर लीफलेट होता है, एक इनर लीफलेट होता है। यानी ये जो बाहर वाली है ये आउटर लीफलेट है, ये जो अंदर वाली जो लिपिड ये लिपिड बाई लेयर होती है ना, तो बाहर वाला लीफलेट, अंदर वाला लीफलेट, इसमें क्या मसला है, सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये बस ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें ना एसिमेट्री होती है हमारी मेम्ब्रेन में, यानी कि बहुत नाइंसाफ़ी के साथ चलती है। ये जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है ना, ये इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो येलो और जो ब्लू सा है ना, जो रेड से मार्क हुआ है, ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है और ये इनर लीफलेट के साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये बस उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये एसिमेट्री होती है, और ये एसिमेट्री जो है ना वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मतलब इस तरह से करते हैं कि ये जो कि ये वाला स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड जो है ना वो इनर लीफलेट पे आना है, तो वो कौन से होते हैं, फ्लिपेसिस और फ्लोपोजिस। और बस यहाँ पर इतना ही बताया हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो इस पैराग्राफ में थी, कि वो जो एराकिडोनिक एसिड है ना आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके स्ट्रक्चर में, कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल के पास एराकिडोनिक एसिड है। ये एराकिडोनिक एसिड जो है ना हमने हासिल करना है, हमने यहाँ से इसको तोड़ देना है बॉन्ड को, और ये एराकिडोनिक एसिड हासिल करने की उसनोइड मेटाबॉलिज्म है, मैंने आपके करवाया हुआ है कि ये एराकिडोनिक एसिड कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है, उन प्रोस्टाग्लैंडिन के कितने बेशुमार फ़वाइद होते हैं। DGISPR उसकी निमोनिक भी थी, तो वो भी देख लीजिएगा, सही है।
तो ये था हमारे पास एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल का। अब रोल क्या है इसका, सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होती है। बेसिकली हमारा ना जो भी बॉडी के अंदर मैकेनिज़्म है ना, अब उसमें हर सेल अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा है, ऐसे तो नहीं है ना कि कोई मतलब खुद ही मतलब डेफिनेटली सारी चीज़ें खुद काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लाइगेंड्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एक पैगाम लेके जाते हैं ब्रेन से कि ये काम करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। हर सेल के अंदर सारी जीन्स होती हैं, ठीक है, वो कोई भी काम कर सकता है। लेकिन जैसे आप देखो कि HCl है वो स्टमक ही आपका बनाते हैं। जेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स एक अलग एक टॉपिक होता है ना कि जिसमें आप ये देखते हो। तो सेल सिग्नलिंग कैसे होती है, सेल किस तरह से काम करता है, उससे कैसे पता चलता है मैंने कौन सा काम करना है। तो वो क्या होता है, एक हार्मोन आता है, हार्मोन अपना आके एक सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है, ठीक है, GPCR जिसे बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, वो उसके साथ लगता है। सेल सिग्नलिंग के काफ़ी सारे पाथवे, उनमें से एक ये है GPCR वाला, कि हार्मोन आएगा और हार्मोन आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। अब वो जो मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे जाकर उसने बाइंड किया तो उसे पता चला कि अच्छा अब मैंने ये काम करना है, ये हार्मोन एक मैसेज लेके आया हुआ है, उसने इसके कान में ना कोई बात डाल दी है, ठीक है, कि और ये GPCR के साथ जो है ना इसने करना है कि ये हार्मोन जो है ना वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। अब वो आगे से क्या करता है कि आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये अब यहाँ पे GQ प्रोटीन पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये GQ प्रोटीन क्या करती है, इसके साथ ना ये इनएक्टिव होती है, ये सोई हुई होती है, ठीक है, ये सोई हुई होती है। पहले जब ये हार्मोन आके लगता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, तो ये जो आपका GQ प्रोटीन है ना ये जाग जाता है, ठीक है। जब ये जाग जाता है ना तो इसके साथ GDP लगा होता है ना, पहले ये वाला लगा होता है, ये इनएक्टिव है, सोया हुआ होता है डाइफॉस्फेट ना, तो ये इसको फेंकता है और ये GTP जो है उसको अटैच कर लेता है, ठीक है। अब वो खुश हो गया, उसने GTP अटैच कर लिया। जब वो GTP अटैच कर लेता है तो उसके बाद क्या करता है कि ये जो अपना अल्फ़ा सब यूनिट है ना और ये GTP इसको रिलीज़ कर देता है। ये आता है और एक और प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन के ऊपर, फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है। ये पूरा एक कास्केड ऑफ रिएक्शन होता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास हमारा जो मेन जो हार्मोन का जो पैगाम है ना, बीच में काफ़ी सारे बंदे हैं, वो उसको बता रहा है, वो उसको बता रहा है, वो उसको बता रहा है, और एंड पे जो हमारा फाइनल है ना, मतलब जो प्रोटीन जो हमने जो काम करवाना है जिस प्रोटीन से, वो वाली प्रोटीन फॉस्फोलाइरेट होगी और हमारा जो है वो काम होगा। तो अभी हम ये रास्ते में देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो अब ये फॉस्फोलाइपेज C के पास आया, ठीक है, और इस फॉस्फोलाइपेज C को इसने क्या किया है कि ये अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो आया GTP के साथ, इसने इसे क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और ये किसके साथ पड़ा हुआ है, फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल के साथ। तो अब हम फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल की यहाँ से कहानी पढ़ने लगे हैं। फॉस्फोलाइपेज C ने क्या करना है, फॉस्फोलाइपेज C ने ये करना है कि इसको ना यहाँ से तोड़ देना है, ठीक है, यहाँ से तोड़ देना आपके फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल को। तो पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, पीछे ग्लिसरॉल बच जाएगा और 2 इसाइल ग्रुप बच जाएंगे, और साथ में जो है ना ये इनोसिटोल बचेगा। इनोसिटोल के पास 4 और 5 पे कार्बन था, अब ये एक फॉस्फेट जो है ना इनोसिटोल लेके चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 4 5, ठीक है। IP3 बन जाएगा, यानी 3 फॉस्फेट वाला ये बन जाएगा, और पीछे से डैग बचेगा, डाइसाइल ग्लिसरॉल, और इनोसिटोल 1 4 5 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है, कि इनोसिटोल 1 4 5, ठीक है, ये 3 वाला ट्राइफॉस्फेट और डाइसाइल ग्लिसरॉल। अब ये जो हमारे पास फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल टूट गया, अब इसमें से इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, IP3 ये जल्दी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे जो न्यूक्लियस के साथ भरा हुआ होता है उसके पास जाता है। उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम स्टोर किया हुआ होता है उसने, उस कैल्शियम को रिलीज़ करवाता है। ये वही कैल्शियम है जो आपके मसल कंट्रैक्शन के अंदर भी रिलीज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये कैल्शियम रिलीज़ होता है, कैल्शियम रिलीज़ होकर बाहर आता है, उधर से डाइसाइल ग्लिसरॉल भी आता है। ये 2 चीज़ें मिल गई, डाइसाइल ग्लिसरॉल और दूसरा कैल्शियम। ये कैल्शियम और डाइसाइल ग्लिसरॉल मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है। काइनेज जहाँ भी आएगा ना, इसका मतलब क्या होगा, इसने फॉस्फोलाइरेशन करवानी है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा देना है। अब ये क्या करेगा, प्रोटीन के फॉस्फोलाइरेशन कर देगा, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा, और ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी, और जो हमारा जो भी अफेक्ट था जो हमने करना था वो हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये थी कहानी हमारी सेल सिग्नलिंग के वो किस तरह से होती है। और उसके बाद ना हमारे पास ये कि एक उन्होंने दूसरा रोल बताया हुआ है फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल का, क्या है कि ये प्रोटीन एंकरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये इसमें कैसे हेल्प करता है, ये इस तरह से हेल्प करता है कि ये आपके पास साइटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल लगा हुआ है, ठीक है, कि ये आपका फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल है, ये आपके पास फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल है, ठीक है, और ये एक ग्लूकोसाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि कुछ भी जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी है ना वो यहाँ पे लगी हुई है, और इसके साथ ये प्रोटीन एंकर है, यानी कि मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन को जोड़ता है GPI,
जीपीआई क्या है, फोस्फेटिडाइलिनोसिटोल के साथ अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मोइटी लग जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूकोसाइल फोस्फेटिडाइलिनोसिटोल, और ये क्या करता है, एक प्रोटीन को पकड़ के रखता है। अच्छा, इसका रोल पता है कहाँ पे होता है बॉडी में, बहुत सारी जगहों पे होता है। मैंने एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि जीपीआई का आरबीसी के ऊपर क्या काम होता है। अब जीपीआई जो है ना, ये एंकर, ये प्रोटीन्स को एंकर भी करता है। अब जैसे आरबीसी में क्या होता है कि ये जब यहाँ पे लगा होता है ना, तो ये प्रोटीन्स को, ऐसे प्रोटीन्स को होल्ड करके रखता है कि कोई चीज़ इसको आकर ना आरबीसी को डैमेज नहीं कर सकती। जब ये मतलब जीपीआई एंकर होगा ना, तो ये नॉर्मल सेल है आरबीसी का। तो कोई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारी इम्यूनिटी में ना, कॉम्प्लीमेंट मीडिएट के एक्टिवेशन जो है ना, वो आपको पता है होती है, ठीक है, जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी हुई है। उससे क्या होता है कि लाइसिस हो जाती है सेल की, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि अगर तो जीपीआई है तो फिर लाइसिस नहीं होगी, हमारी बॉडी ठीक है, वो नॉर्मल बंदा है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई म्यूटेशन बन गया जिसकी वजह से उसके ऊपर जीपीआई नहीं लगा हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हिमोलिसिस होगी उसकी आरबीसी की। जब उसकी हिमोलिसिस होगी तो हम कहेंगे कि इस बंदे को पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया है। इसका क्या मतलब है, पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है HB, और यूरिया का मतलब होता है यूरिन, ठीक है। यानी उसके यूरिन में हीमोग्लोबिन आती है, ठीक है, यानी कि उसको यूरिन में ब्लड आता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में आरबीसी टूट रही है। आरबीसी क्यों टूट रहा है, क्योंकि उसके पास जीपीआई एंकर नहीं है। क्यों जीपीआई एंकर नहीं है, तो क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हिमोलिसिस हो रही है उसकी। तो ये था इसका। और इसके अलावा ये कि सिर्फ ये आरबीसी में नहीं होती, ये जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, तो ये आपको पता है कैपिलरीज के ऊपर लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है कि वो वहाँ से जो फैट्स जो गुजर होते हैं ना, उनकी मतलब उनको तोड़ता है और एब्जॉर्ब वगैरह और सारा काम होता है उसका। तो वो एंजाइम भी तो एक प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन को भी साथ में ना कैपिलरी के साथ ये जीपीआई एंकर ने होल्ड करके रखा होता है, ठीक है। चलें जी, अब हम ना नेक्स्ट जो है वो पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस ये देख लें कि ग्लिसरॉल था, स्टीरिक एसिड था, रैकिडोनिक एसिड था। रैकिडोनिक एसिड की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन मिलेंगे, ये हमने इकोसेनॉइड में पढ़ने। और ये इनोसिटोल लगा हुआ था। और उसके बाद जो है वो सेल सिग्नलिंग हो रही थी कि इस तरह से जीपीसीआर को एक्टिव करता था। फिर उसके बाद जीक्यू प्रोटीन आती थी, फॉस्फोलाइपेज सी तोड़ता था। और जब वो तोड़ता था तो हमारे पास ये जो है वो 3 फॉस्फेट वाला इनोसिटोल और डैग बचता था। ये कैल्शियम के साथ मिलके क्या करते थे कि प्रोटीन का सी को एक्टिवेट करवाते थे, फॉस्फोराइलेशन होती थी, इफेक्ट्स आते थे। और ये जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स को एंकर करने में भी हेल्प करता है जीपीआई।